देखिए न्यू चैप्टर स्टार्ट करें, डेट इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट। तो वो कंसेप्ट समझते हैं, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड दिस प्रॉमिसरी नोट। देखिए सपोज देयर आर टू पर्सन एक्स एंड वाई, राइट। क्या हुआ, सबसे पहले सपोज करो एक्स ने वाई को 10,000 रुपीज के गुड्स क्रेडिट पे सेल करे। 10,000 के गुड्स क्या पे सेल करे, क्रेडिट पे सेल करे, राइट। कब सेल करे, ऑन 1 अप्रैल 2021 को। ऑन 1 अप्रैल 2021 एक्स सोल्ड गुड्स वर्थ ₹10,000 टू वाई ऑन क्रेडिट, राइट। वाई ने प्रॉमिस किया कि आफ्टर 2 मंथ्स के बाद वो इसका पेमेंट कर देगा। अब एक्स को लग रहा है कि आज से आफ्टर 2 मंथ्स मैं वाई के पास जाऊं और वाई पेमेंट करने से अगर मना कर दे तो मेरे पास तो कोई प्रूफ ही नहीं है कि मैंने वाई को ये गुड्स सेल कर रहे थे और मेरे को इससे अमाउंट लेना है। तो मैं क्या करूंगा, तो एक्स क्या करेगा, एक्स ने क्या करा कि स्टैम्प पेपर लिया। एक्स ने क्या करा कि स्टैम्प पेपर लिया। इस स्टैम्प पेपर पे सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिख दी जो भी एक्स और वाई के बीच में आपस में डिसाइड हुई थी कि वाई ने मुझसे 10,000 के गुड्स क्रेडिट में परचेस करे। वाई ने प्रॉमिस करा है कि आफ्टर 2 मंथ्स के बाद या 1 मंथ के बाद मेरे को पेमेंट करेगा। किस प्लेस पे करेगा, किस जगह करेगा, किस टाइम पे करेगा, व्हाट इज द मोड ऑफ पेमेंट, ये सारी चीजें जो भी मतलब आपस में टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड हुई थी अबाउट दिस ट्रांजेक्शन, वो सारी टर्म्स एंड कंडीशन स्टैम्प पेपर पे लिखेगा और स्टैम्प पेपर ड्रॉ करके ये स्टैम्प पेपर भिजवा देगा किसको, वाई को। वाई देखेगा, बोले स्टैम्प पेपर में वही सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी है जो हमारे बीच में आपस में डिसाइड हुई थी। तो एक्स वाई को बोलेगा, बोले इस पर साइन करके वापस ये स्टैम्प पेपर मेरे को रिटर्न कर दो। साइन करने का मतलब वो वाई इन सारी टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर रहा है, वाई इन सारी टर्म्स एंड कंडीशन पे एग्री है। तो वाई ने क्या करा है, स्टैम्प पेपर पे साइन करे मतलब कि वो इन सारी टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर रहा है और साइन करके स्टैम्प पेपर दोबारा किसको भिजवा देगा, एक्स को। तो y जब ये स्टैम्प पेपर साइन करके दोबारा ये x को भिजवाएगा तो y के लिए, x के लिए अब ये स्टैम्प पेपर नहीं कहलाएगा, y के लिए बन जाएगा बिल रिसेबल। y के लिए क्या बन जाएगा, ये बिल रिसेबल x के लिए, और y के लिए ये स्टैम्प पेपर कहलाएगा बिल्स पेबल। क्या कहलाएगा, बिल्स पेबल। x के लिए इसका करंट एसेट है और y के लिए बिल्स पेबल इसके लिए करंट लायबिलिटी है। समझ में आया, दोबारा समझिए क्या हुआ। सबसे पहले क्या हुआ, ऑन 1 अप्रैल 2021 x ने y को 10,000 के गुड्स क्रेडिट पे सेल करे। y ने प्रॉमिस करा, सपोज करो y ने प्रॉमिस करा कि आफ्टर 2 मंथ्स वो इसका पेमेंट करेगा, लेकिन x को लग रहा है कि आफ्टर 2 मंथ्स मैं इससे पेमेंट लेने जाऊं और ये पेमेंट लेने के लिए अगर मना कर दे, पेमेंट देने से मना कर दे, तो आफ्टर 2 मंथ्स मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है कि कि मैंने इसको 10,000 के गुड्स क्रेडिट में सेल करे थे। तो इसलिए वाई ने क्या करा है कि स्टैम्प पेपर लिया। स्टैम्प पेपर पे आपस में जो भी टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड हुई थी उन सारी टर्म्स एंड कंडीशन को स्टैम्प पेपर पे लिखा और स्टैम्प पेपर ड्रॉ करके किसको दे दिया, वाई को। वाई ने देखा कि स्टैम्प पेपर में वही सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी है जो हमारे बीच में आपस में डिसाइड हुई थी। तो एक्स ने वाई को बोला स्टैम्प पेपर पे साइन करके दोबारा मेरे को इसको रिटर्न करो। साइन कर रहा है मतलब कि वो यानी वो इन सारी टर्म्स एंड कंडीशन पे क्या है, एग्री है। तो वाई ने क्या करा है, स्टैम्प पेपर पे साइन कर रहा है मतलब इन सारी टर्म्स एंड कंडीशन पे एग्री है और स्टैम्प पेपर साइन करके वाई ने ये स्टैम्प पेपर दोबारा किसको भिजवा दिया, एक्स को। तो ऑन द डेट जब वाई स्टैम्प पेपर पे साइन करके दोबारा ये एक्स को सेंड कर देगा तो अब एक्स के लिए स्टैम्प पेपर नहीं कहलाएगा, क्या कहलाएगा, बिल रिसेबल, और y के लिए स्टैम्प पेपर क्या कहलाएगा, बिल्स पेबल। x के लिए ये जो बिल रिसेबल ये इसका करंट एसेट होता है, जबकि y के लिए ये बिल्स पेबल इसकी क्या है, करंट लायबिलिटी है, राइट। यहां तक की बात समझ में आ गई। अकाउंटिंग लैंग्वेज में जो x पर्सन है, दिस x पर्सन इज नोन एज ड्रॉवर। x पर्सन, ये जो x है इसको क्या बोलते हैं, ड्रॉवर। एंड दिस y पर्सन इज नोन एज ड्रॉई। इसको क्या बोलते हैं अपन, ड्रॉई, या इसका दूसरा नाम होता है एक्सेप्टर। अकाउंटिंग लैंग्वेज में
ये जो y पर्सन है इसको बोलते हैं ड्रॉई एक्सेप्टर, और ये जो x पर्सन है इसको बोलते हैं अपन क्या, ड्रॉवर, राइट। यहां तक कोई डाउट किसी को? अब वो अभी अपन बाद में देखते हैं। ये जो पढ़ा है इसमें कोई डाउट किसी को? अब क्या हुआ था, जैसे अपन ने जो एग्जांपल किया इसमें 1 अप्रैल 2021 को क्या हुआ था, एक्स ने ये बिल बना के वाई को सेंड करा, और ये बिल सपोज करो फॉर एग्जांपल ये बिल 2 मंथ्स के लिए बना था, 2 मंथ्स के क्रेडिट पे सेल कर रहे थे। तो इसमें अपन 2 मंथ्स ऐड कर दें, तो 2 मंथ्स ऐड करेंगे क्या आएगा, 1 अप्रैल से 1 मई, 1 मई से 1 जून, तो 1 जून 2021 ये कहलाती है बिल की ड्यू डेट। क्या कहलाएगी? बिल की ड्यू डेट कहलाती है। अब क्या हुआ, 1 जून को एक्स ये बीआर लेके वाई के पास गया, ये बोले लाओ इसका पेमेंट करो, प्रॉमिस किया था लाओ इसका पेमेंट करो। अब 1 जून को वाई ने बोला मेरे को तो याद ही नहीं था आज मेरे को पेमेंट करना है, मैं तो भूल गया, डेट याद ही नहीं रही। तो एक्स ने वाई को कहा कोई बात नहीं, मैं तुम्हें 3 डेज और एक्स्ट्रा दे देता हूं। तो ये जो 3 डेज और एक्स्ट्रा दे रही है कहलाते हैं आपके ग्रेस पीरियड। ये आपका क्या कहलाएगा? ग्रेस पीरियड कहलाता है। तो 3 डेज ऐड करें तो क्या कौन सी डेट आ गई? 4 जून 2021। तो ये आपकी बिल की कहलाती है मैच्योरिटी डेट। ये आपकी बिल की क्या कहलाएगी? मैच्योरिटी डेट। ये जो 3 डेज हैं ग्रेस पीरियड के फिक्स्ड हैं, ये 2 नहीं होते और 4 नहीं होता, ये 3 डेज फिक्स्ड हैं। ये जो होते हैं ना आपके चेक, डीडी, डिमांड ड्राफ्ट, बिल रिसीवेबल, बिल्स पेबल, इन सबको अपन बोलते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। क्या बोलते हैं इसको अपन? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स बोलते हैं। और हमारी कंट्री में जितने भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं लाइक चेक, डीडी, बीआर, बिल रिसीवेबल, बिल्स पेबल, इन सबको कंट्रोल और मैनेज करने के लिए अलग से एक्ट बना रखा है, लॉ बना रखा है, जिसका नाम है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। तो इस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में ये गिवन है कि जो भी आपके बिल की ड्यू डेट आएगी उसके बाद आप अपने ड्रॉय को 3 डेज का क्या देंगे? ग्रेस पीरियड देंगे। मे बी वो भूल सकता है, याद नहीं रहे, तो आप उसको कोई बात नहीं 3 डेज का ग्रेस पीरियड और दे दो। तो ये जो 4 ग्रेस पीरियड ऐड करके जो डेट आएगी ये आपके बिल की क्या कहलाएगी? मैच्योरिटी डेट कहलाएगी। समझ में आई बात? तो जिस डेट को बिल ड्रॉ होता है उसमें बिल का जो भी टाइम पीरियड है वो अपन ऐड करते हैं, तो ऐड करके जो डेट आती है वो तो आपकी बिल की ड्यू डेट हो गई। फिर इसमें अपन 3 डेज का ग्रेस पीरियड देते हैं, इट इज फिक्स्ड, ठीक है ना, ये चेंज नहीं होता है, ना ये 2 होता है ना ये 4 होता है, इट इज फिक्स 3 डेज। कहां पे? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में लिखा हुआ है ये 3 डेज फिक्स्ड है। तो 3 डेज ऐड करके जो बिल आती है वो आपकी कहलाती है मैच्योरिटी डेट, राइट। अब यहां पे एक प्रॉब्लम है, क्या? अभी आगे जाके जब प्रोफेशनल क्लासेस में पढ़ोगे या कोई सीए, सीएस वगैरह कुछ करोगे तो वहां पे ये जो मैंने आपको बताया ना, टाइम पीरियड ऐड करके जो डेट है वो ड्यू डेट है, 3 डेज ऐड करके जो डेट आएगी वो मैच्योरिटी डेट कहलाएगी। आपके नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में भी ऐसा ही लिखा है, लेकिन हमारी जो बुक है, कोई सी भी बुक है XYZ 11th क्लास में जो भी बुक्स चलती हैं उसमें ये जो 3 डेज ऐड करके जो डेट निकाली है अपन ने, इसको ही वो मैच्योरिटी डेट बोल रहे हैं और इसी को आप ही क्या बोल रहे हैं? ड्यू डेट बोल रहे हैं। मतलब उसके अकॉर्डिंग ये कोई डेट ही नहीं होती है, ये 3 डेज ऐड करके ये जो डेट है ये मैच्योरिटी डेट है और ये ड्यू डेट है। तो अभी 11th क्लास में आपको ये याद रखना है कि 3 डेज ऐड करके जो डेट आ रही है इट इज आपके लिए यही मैच्योरिटी डेट है और यही ड्यू डेट है, बट ये गलत है। अकॉर्डिंग टू द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जितने भी बिल का जो भी टाइम पीरियड है, तो जिस डेट को बिल ड्रॉ हो रहा है उससे लेकर जितने भी टाइम पीरियड का वो बिल है, वो टाइम पीरियड जब हम ऐड करते हैं तो ऐड करके वो जो डेट है वो तो ड्यू डेट कहलाती है। फिर उसमें जब 3 डेज का ड्यू डेट ग्रेस पीरियड हम ऐड करते हैं तो वो जो डेट है वो मैच्योरिटी डेट कहलाती है। लेकिन हमारे लिए अभी क्लास 11th में ये 3 डेज ऐड करके जो डेट आएगी यही ड्यू डेट है और यही मैच्योरिटी डेट है। समझ आ गया? एग्जाम में भी हमें यही करना है, राइट? समझ आ गई? अब ये बिल की ड्यू डेट या मैच्योरिटी डेट निकालते समय अपन को 4 बातों का ध्यान रखना है। क्या है? पहली बात, अगर बिल की ड्यू डेट पे कोई नेशनल हॉलिडे आ जाए, नेशनल हॉलिडे कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से होते हैं? 26,
26 जनवरी, 15 अगस्त एंड 2 अक्टूबर, ये 3 हमारे नेशनल हॉलीडे होते हैं। बाकी ये होली, दिवाली है ना, ये सब इट इज नॉट अ नेशनल हॉलीडे। ये 3 हैं, ये हमारे नेशनल हॉलीडे होते हैं। ठीक है, सबको पहले से पता है, अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, राइट। तो अगर बिल की ये जो 3 डेज ऐड करके जो आई डेट, ये बिल की अगर ड्यू डेट या मैच्योरिटी डेट आ रही है, तो एक दिन पहले की जो डेट होगी, प्रीसीडिंग डे, जो भी आपका प्रीसीडिंग डे होगा, उसको बिल की ड्यू डेट या मैच्योरिटी डेट हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। ठीक है ना। जैसे आपकी बिल की ड्यू डेट आ रही है 3 डेज ऐड करने के बाद, क्या आ रही है 26 जनवरी, तो आप उसको क्या लेंगे, 25 जनवरी लेंगे। अगर बिल की ड्यू डेट आ रही है 15 अगस्त, तो आप उसको क्या कंसीडर करेंगे, 14 अगस्त। और बिल की ड्यू डेट आ रही है 2 अक्टूबर, तो आप उसको क्या लेंगे, 1 अक्टूबर। एग्जाम में क्वेश्चन में कहीं नहीं गिवन होगा कि 26 जनवरी और 15 अगस्त और 2 अक्टूबर इज द नेशनल हॉलीडे। हम ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो एक्सपेक्ट किया जाता है, ये आपको पता है। तो एग्जाम में जनरली क्वेश्चंस आते हैं ड्यू डेट कैलकुलेशन के, तो टीचर ऐसे क्वेश्चन देते हैं जहाँ पे एग्जामिनर जो होगा वो ऐसे क्वेश्चन देगा जहाँ पे ड्यू डेट आपकी 26 जनवरी आ रही होगी और कहीं लिखा नहीं होगा 26 जनवरी इज द नेशनल हॉलीडे। या आपको याद रखना है कि इट इज द नेशनल हॉलीडे, तो बिल का ड्यू डेट इज नॉट 26 जनवरी, क्या होगा, 25 जनवरी होगा। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा जहाँ पे बिल की ड्यू डेट आएगी 15 अगस्त, तो ये अब आपको पता होना चाहिए 15 अगस्त इज द नेशनल हॉलीडे, तो 14 अगस्त क्या होगी, बिल की ड्यू डेट होगी। सिमिलरली 2 अक्टूबर आ रही है तो उसको आप 1 अक्टूबर लेंगे। इसी तरीके से अगर बिल की मैच्योरिटी डेट या ड्यू डेट पे अगर कोई इमरजेंसी क्या कर रहे हैं आप, इधर देख लें, इधर देख लें, मैं इधर पढ़ा रहा हूं। बिल की ड्यू डेट पे कोई इमरजेंसी हॉलीडे आ रहा है, मतलब कोई भी रीजन था XYZ जिसके कारण जो भी आपके बिल की ड्यू डेट थी वो इमरजेंसी हॉलीडे हो गया, राइट। जो नेक्स्ट डे होगा उसको बिल की ड्यू डेट क्या होगा, कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट डे विल बी द ड्यू डेट ऑफ द बिल अगर इमरजेंसी हॉलीडे है। तो ये क्वेश्चन में आपको गिवन होगा, जैसे आपकी ड्यू डेट आ रही है सपोज करो 19 जून और क्वेश्चन में लिखा होगा 19 जून इज अ इमरजेंसी हॉलीडे, तो आप उसको बिल की ड्यू डेट क्या कंसीडर करेंगे, 20 जून कंसीडर करेंगे, राइट। इज इट क्लियर। इसको याद करने का तरीका ये है कि ये एक दिन पहले और एक दिन बाद, कि जैसे अपन बिल बनाते हैं, बिल का जो टाइम पीरियड है वो हमें पहले से पता होता है कि हमारे बिल का क्या टाइम पीरियड रहेगा, ठीक है ना। तो अपन पहले से कैलकुलेट कर सकते हैं बिल की ड्यू डेट या मैच्योरिटी डेट, और हमें नेशनल हॉलीडे भी पहले से पता है, वो एकदम से पता नहीं लगती है कि आज 15 अगस्त है तो आज नेशनल हॉलीडे है, ये हमें पता है पहले से। तो जब चीज पहले से पता है तो एक दिन पहले शिफ्ट हो सकते हैं ना। इमरजेंसी उसी दिन पता लगेगी तो हम अपने पास्ट में तो जा नहीं सकते, फ्यूचर में जा सकते हैं, तो इसलिए उसको नेक्स्ट डे कंसीडर किया जाएगा क्योंकि पास्ट में नहीं जाया जा सकता। तो इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। कई बार क्वेश्चन में कहता है कैलकुलेट बिफोर साइट ड्यू डेट, कैलकुलेट बिफोर साइट ड्यू डेट। क्या मतलब होता है बिफोर साइट ड्यू डेट का, कि जिस डेट को ये ड्रॉवर बिल बना के वाई को सेंड करेगा उस डेट से हम बिल का टाइम पीरियड क्या करेंगे, काउंट करेंगे। अगर क्वेश्चन में कह रहा है कैलकुलेट बिफोर साइट ड्यू डेट, साइलेंस के केस में भी हम यही करेंगे। जैसे भी मैंने निकाला कि 1 अप्रैल को एक्स ने ये स्टैम्प पेपर वाई को सेंड किया था और क्वेश्चन में कह रहा है कैलकुलेट बिफोर साइट ड्यू डेट, तो आप 1 अप्रैल से बिल का टाइम पीरियड कैलकुलेट करेंगे। कुछ भी नहीं दे रखा आपको क्वेश्चन में तो भी आप ऐसे ही करेंगे। चौथी चीज होती है, कई बार क्वेश्चन में कहता है कैलकुलेट आफ्टर साइट ड्यू डेट, कैलकुलेट आफ्टर साइट ड्यू डेट। तो आफ्टर साइट ड्यू डेट के केस में क्या होगा कि जिस डेट को, जैसे एक्स ने तो 1 अप्रैल को सेंड कर दिया था, लेकिन वाई ने साइन करके 5 अप्रैल को वापस एक्स को दिया ये बिल, और क्वेश्चन में कह रहा है कैलकुलेट आफ्टर साइट ड्यू डेट। तो आप बिल का जो टाइम पीरियड है वो कहां से काउंट करेंगे, जिस डेट को ड्रॉई ने बिल को एक्सेप्ट करके एक्स को सेंड करा है
वहां से बिल का टाइम पीरियड क्या करेंगे, काउंट करना स्टार्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे क्या होगा, 5 अप्रैल 2001 को इसने साइन करके यहाँ भिजवाए, बिल का टाइम पीरियड सपोज करो 2 मंथ्स का है, तो 2 मंथ्स कब होंगे, 5 अप्रैल से 5 मई, 5 मई से 5 जून, 5 जून, इसमें हम 3 डेज का ग्रेस पीरियड ऐड करेंगे, तो क्या आ गई 8 जून। तो व्हाट विल बी द ड्यू डेट ऑफ मैच्योरिटी डेट ऑफ द बिल इज 8 जून। तो अगर क्वेश्चन में कह रहा है कैलकुलेट आफ्टर साइड ड्यू डेट, तो इस कंडीशन में जिस डेट को वाई यानी आपका ड्रॉई बिल को साइन करके दोबारा एक्स को सेंड करेगा, वहां से हम बिल का टाइम पीरियड क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे काउंट करना। बताइए कोई दिक्कत, एनी डाउट, क्लियर। अब इस चैप्टर में हमें ये पढ़ना है कि ये जो भी ट्रांजैक्शंस मैंने आपको बताई हैं, इन सारी ट्रांजैक्शन की इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर और इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई क्या जर्नल एंट्री पास होंगी, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा इन सारी ट्रांजैक्शंस का, जो भी अपन ने डिस्कस करी अभी, वो अपन को बेसिकली इस पूरे चैप्टर में डिस्कस करना है कि जो भी अपन ने पढ़ा है इसकी अकाउंटिंग जर्नल एंट्रीज क्या होंगी इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉइंग, राइट। कोई डाउट किसी को? बिफोर साइड में मैंने आपको बताया कि अगर क्वेश्चन में कह रहा है कैलकुलेट बिफोर साइड ड्यू डेट, तो उस कंडीशन में जिस डेट को ड्रॉवर, जो भी आपका ड्रॉवर है, यानी ड्रॉवर यहाँ पे अपन एक्स को बोल रहे हैं, तो जो जिस डेट को ड्रॉवर बिल को ये स्टैम्प पेपर ड्रॉ करके ड्रॉई को सेंड करेगा, वाई को सेंड करेगा, वहां से हम बिल का टाइम पीरियड काउंट करना स्टार्ट करेंगे अगर क्वेश्चन में कह रहा है कैलकुलेट बिफोर साइड ड्यू डेट। और साइलेंस के केस में भी हम ऐसा ही करेंगे, ओके। ये फर्स्ट कॉलम इज जर्नल एंट्री इन द बुक्स और ड्रॉवर, सेकंड इज जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ड्रॉइंग। अपन अपने ड्रॉवर का नाम रख देते हैं एक्स और ड्रॉई का नाम रख देते हैं वाई, राइट। सबसे पहली एंट्री होगी, फर्स्ट एंट्री, entry on the date, entry on the date when X sold goods to Y on credit। फर्स्ट जर्नल एंट्री हम क्या करेंगे, एंट्री ऑन द डेट व्हेन X sold goods to Y on credit, कि X ने गुड्स सोल्ड करे Y को काय पे, क्रेडिट पे। तो इन द बुक्स ऑफ एक्स हम एंट्री पास करेंगे फॉर क्रेडिट सेल, एंड द बुक्स ऑफ वाई हम एंट्री पास करेंगे फॉर क्रेडिट परचेज, राइट। तो एक्स की यहां पे एंट्री होगी फॉर क्रेडिट सेल। दो अकाउंट इफेक्ट होंगे, फर्स्ट इज वाई अकाउंट एंड सेकेंड इज योर सेल्स अकाउंट। एक्स क्या कर रहा है, वाई को गुड्स सोल्ड कर रहा है काय पे, क्रेडिट पे। तो वाई इज अ पर्सनल अकाउंट, वाई इज अ पर्सनल अकाउंट and rule of personal account is debit the receiver, credit the giver। तो Y is the receiver of the goods, Y receive कर रहे हैं goods X से, यानी debit the receiver, तो Y account तो हो जाएगा डेबिट। सेल करेंगे, सेल करने से इनकम होगी, इट इज नॉमिनल अकाउंट नेचर, रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, तो क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो एंट्री होगी Y अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। यहां पे दो अकाउंट इफेक्ट होंगे, वन इज परचेज अकाउंट एंड सेकेंड इज एक्स अकाउंट। परचेज एक्सपेंस, इट इज अ नॉमिनल अकाउंट,
रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंस क्रेडिट ऑल इनकम, तो डेबिट ऑल एक्सपेंस, तो ये डेबिट हो गया। एक्स इज अ पर्सनल अकाउंट, रूल होता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो एक्स क्या कर रहा है, गुड्स दे रहा है वाई को क्रेडिट पे, यानी क्रेडिट द गिवर, तो एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट। बताइए समझ में आ गई, कोई डाउट किसी को? सेकेंड एंट्री होगी व्हेन बिल इज ड्रॉन, जब बिल ड्रॉ करेंगे। बिल कब ड्रॉ होता है? बिल ड्रॉ होता है जब वाई, ये जो आपका ड्रॉई है ना, ड्रॉई जब स्टैम्प पेपर पे साइन करके दोबारा ये एक्स को सेंड करेगा, इस यहां पे क्या होता है, आपका बिल ड्रॉ होता है, यहां पे नहीं होता है। यहां पे जब ये वाई क्या करेगा, एक्सेप्ट करके टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके उस स्टैम्प पेपर पे साइन करके जब ये वाई ये एक्स को सेंड करेगा, तो इस कंडीशन में यहां पे क्या होगा, ये बिल क्या माना जाएगा, ये बिल ड्रॉ हो गया। तो जब बिल ड्रॉ होगा तो उसकी एंट्री क्या होगी, यहां पे दो अकाउंट इफेक्ट होंगे, एक तो बिल रिसीवेबल अकाउंट, बिल रिसीवेबल अकाउंट, और एक आपका वाई अकाउंट। वाई अकाउंट, तो बिल रिसीवेबल मैंने बताया इसके लिए असेट है, तो इट इज अ रियल अकाउंट। रूल होता है रियल अकाउंट का डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो उसके पास बिल रिसीवेबल नाम का असेट आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन। वाई इज अ पर्सनल अकाउंट, रूल होता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो वाई साइन करके दे रहा है ये एक्स को, यानी क्रेडिट द गिवर। यहां पे क्या होगा, दो अकाउंट इफेक्ट होंगे, एक तो एक्स अकाउंट एंड सेकेंड इज बिल्स पेबल अकाउंट। एक्स इज अ पर्सनल अकाउंट, रूल होगा डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो एक्स रिसीव कर रहा है डेबिट द रिसीवर। मैंने बताया वाई के लिए बिल्स पेबल इसकी लाइबिलिटी, इट इज अ करंट लाइबिलिटी फॉर वाई, और बिजनेस में जब कोई लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो उस केस में हम लाइबिलिटी अकाउंट को क्या करते हैं, क्रेडिट, तो बिल्स पेबल अकाउंट हो जाएगा क्या, क्रेडिट। समझ में आ गई बात? अब एक और इंपॉर्टेंट बात सुनिए, एग्जाम में ये कहीं पे भी एब्रीविएशन यूज नहीं करने, अदरवाइज मार्क्स कट जाएंगे। अगर आपने इस बी आर को इस तरीके से लिख दिया एग्जाम में, बी आर चाहे एंट्री एकदम सही हो, 0 मिलेगा। ये बिल्स पेबल को एग्जाम में लाइक इस तरीके से लिख दिया B/BP करके, 0 मिलेगा, चाहे एंट्री एकदम सही हो। कोई किसी भी तरीके का एग्जाम में जो सॉल्यूशन मांगा जाता है, आपसे एग्जाम में कह रहा है पास जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ एक्स एंड वाई, तो अब एक्स एंड वाई की बुक्स में जो जर्नल एंट्री पास कर रहे हैं, यहां पे कहीं पे भी एब्रीविएशन यूज नहीं करने हैं। आप अपने वर्किंग नोट में कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में जो सॉल्यूशन मांग रहा है आपसे, उसमें कहीं पे भी एब्रीविएशन यूज नहीं करने, करेंगे 0 मिलेगा। अभी क्लियर कर देता हूं, राइट। अब सुनिए, इसके बाद ये बिल, अब एक्स के पास क्या हुआ, बिल रिसीवेबल नाम का एक असेट आ गया। अब इसको ये 4 तरीके से यूज कर सकता है, 4 तरीके से यूज कर सकता है। पहला तरीका समझिए, एक्स ने क्या करा, ड्यू डेट तक जो भी इस बिल की ड्यू डेट थी, इस ड्यू डेट तक इस बीआर को अपने पास संभाल के रखा। ड्यू डेट आने पर एक्स ये बीआर लेके कहां गया, वाई के पास गया, वाई को बीआर दिखाया, और वाई ने इसके बदले में एक्स को क्या करा, पेमेंट कर दिया। तो पहली कंडीशन क्या होगी कि एक्स ने ड्यू डेट तक इस बिल को अपने पास संभाल के रखा। ड्यू डेट आने पर एक्स ये बीआर लेके वाई के पास गया, वाई ने क्या करा, एक्स को इसका पेमेंट कर दिया। तो पहला यूज हो गया व्हेन एक्स रिटेन द बिल टिल द ड्यू डेट। समझ में आई बात? तो यहां पे 2 अकाउंट इफेक्ट होंगे, एक तो कैश अकाउंट, पैसा आ रहा है, कैश या बैंक अकाउंट, कैश की जगह बैंक अकाउंट भी ले सकते हैं, और ये बिल रिसीवेबल अकाउंट। कैश आपका असेट है, इट इज रियल अकाउंट। रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो बिजनेस में कैश आ रहा है तो रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन। बिल रिसीवेबल ये आपका असेट है,
तो अब ड्यू, देखो आपको ये शायद पता होगी ये चीज, जैसे अपन चेक बनाते हैं तो चेक के ऊपर डेट का कॉलम होता है, उसमें जो डेट लिख दी जाती है, तो डेट लिखने के 3 महीने तक ही वो चेक वैलिड रहता है। आपको कोई चेक मिला, 3 महीने तक आपने उसको अपने पास रखा, आपने उसको बैंक में डिपॉजिट नहीं कराया, तो 3 महीने के बाद वो एक कागज का टुकड़ा बन जाएगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। सेम चीज इस बिल रिसीवेबल के साथ है कि ड्यू डेट या मैच्योरिटी डेट तक तो उसकी वैल्यू है, आफ्टर ड्यू डेट चाहे उसका पेमेंट हो या नहीं, उसकी वैल्यू जीरो हो गई, कागज का टुकड़ा बन गया वो। तो ड्यू डेट पे ये जो बीआर था इसकी वैल्यू खत्म हो गई। तो बिजनेस में जब असेट की वैल्यू डिक्रीज होती है तो उसको आप क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो इसलिए बिल रिसीवेबल अकाउंट यहाँ पे हो गया क्रेडिट। यहाँ पे क्या होगा, 2 अकाउंट इफेक्ट होंगे। ये क्या कर रहा है बेसिकली, ये अपनी लाइबिलिटी का पेमेंट कर रहा है, बिल्स पेबल नाम की लाइबिलिटी का पेमेंट कर रहा है ड्यू डेट पे। तो एक तो बिल्स पेबल अकाउंट इफेक्ट होगा और एक कैश या बैंक अकाउंट इफेक्ट होगा, ठीक है। बिल्स पेबल आपकी लाइबिलिटी है और बिजनेस में जब कोई लाइबिलिटी रिड्यूस होती है तो उसको अपन क्या करते हैं, डेबिट। तो बिल्स पेबल अकाउंट तो हो जाएगा डेबिट, और वाई ने ये पेमेंट एक्स को करा है तो कैश आपका एसेट है, इट इज रियल अकाउंट। रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो बिजनेस में से कैश जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब यहाँ पे कैश की जगह बैंक भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पता नहीं रखा क्वेश्चन में कि व्हाट इज द मोड ऑफ पेमेंट, तो आप चाहो तो इसको कैश अकाउंट की जगह बैंक अकाउंट डेबिट और इधर कैश की जगह बैंक अकाउंट क्रेडिट कर सकते हैं, लेकिन एक ही करना है। ऐसा नहीं यहाँ बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया और यहाँ पे कैश अकाउंट क्रेडिट कर दिया, क्योंकि यहाँ पे एंट्री काय की हो रही है, जो वाई एक्स को दे रहा है, और वाई के यहाँ पे क्या एंट्री हो रही है, जो वाई ने पे करा है एक्स को। तो अगर यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट किया तो यहाँ बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा, अपोजिट नहीं करने का। समझ में आ गया? टेक आउट बुक, टेक आउट इलस्ट्रेशन नंबर 3। Illustration number 3, page number 15.8, page number 15.8। देखिए क्या लिखा है, क्वेश्चन बढ़ो। A sale goods to B for 8,000 on 1st January 2020. On the same date, A draw a bill of exchange on B for 8,000 for 2 months after date. We accept it and return it to A who meets the bill on the due date. अब अपन को इसमें जर्नल एंट्री पास करनी है इन द बुक्स ऑफ A एंड इन द बुक्स ऑफ B। अपन को इसमें केवल जर्नल एंट्री करनी है, किसकी बुक्स में, ए और बी की बुक्स में। तो ये तो हो गया जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ए एंड जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ बी। देखो इन क्वेश्चन को करने का सबसे बेस्ट मेथड है, एक एक लाइन पढ़ते जाइए, उसकी जर्नल एंट्री करते जाइए। जैसे फर्स्ट लाइन कह रहा है, ए सेल गुड्स टू बी फॉर ₹8,000 ऑन 1st January 2020। तो 1st January 2020 को क्या हुआ, ए ने बी को गुड्स सोल्ड करे, तो एंट्री क्या होगी आपकी, ए के यहाँ पे क्या हो रही है, क्रेडिट सेल हो रही है, तो एंट्री हो जाएगी बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितना 8,000। और बी क्या कर रहा है, बी यहाँ पे क्रेडिट परचेज कर रहा है, तो एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट, कितना 8,000। बताइए इन दो एंट्री में किसी को कोई डाउट? आगे बढ़िए। ऑन द सेम डेट मतलब 1st January 2020, ऑन द सेम डेट ए ड्रॉ बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑन बी, ए ने बी पे एक बिल ड्रॉ करा, कितने मंथ्स का, 2 मंथ्स का, जो कि बी ने एक्सेप्ट करके दोबारा किसको दे दिया, ए को। तो हम नेक्स्ट एंट्री करेंगे बिल को ड्रॉ करने की। क्या एंट्री होगी, बिल रिसीवेबल असेट है, आ रहा है इसके पास, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी, कितना 8,000।
और यहां पे एंट्री हो जाएगी 1 जनवरी 2020, ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल 8,000 8,000। इज इट क्लियर? आगे बढ़िए लिखा है हु मीट्स द बिल ऑन द ड्यू डेट, तो अब ड्यू डेट निकालते हैं। 1 जनवरी 2020 को ये बिल बना था, कितने मंथ्स के लिए बना था? 2 मंथ्स के लिए। तो 1 जनवरी से 1 फरवरी, 1 फरवरी से 1 मार्च, तो 1 मार्च 2020, फिर हम इसमें ऐड करेंगे 3 डेज ग्रेस पीरियड के, तो 4 मार्च 2020 विल बी द ड्यू डेट ऑफ द बिल। ये आपकी बिल की क्या कहलाएगी? ड्यू डेट कहलाएगी, राइट। तो 4 मार्च 2020 को क्या हुआ? ड्यू डेट ऑन ड्यू डेट ए ये बी आर लेके बी के पास गया और बी ने क्या करा? ए को इसका पेमेंट कर दिया। तो एंट्री क्या होगी? पैसा आएगा कैश अकाउंट डेबिट, कितना आ रहा है? 8,000 टू बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल नाम का असेट जा रहा है, तो टू बिल रिसीवेबल अकाउंट 8,000, और यहां पे एंट्री होगी 4 मार्च 2020। इसने बेसिकली क्या करा? अपने बिल्स पेबल नाम की लायबिलिटी का पेमेंट कर दिया। तो एंट्री हो जाएगी आपकी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 8,000। इज इट क्लियर? कोई डाउट किसी को किसी भी एंट्री में?